नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। आप देख रहे हैं जेटेट के लिए ईवीएस पेपर। जेटेट हो, सीटेट हो या किसी भी राज्य की टेट परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पेपर 1 यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस पेडागोजी यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है। यह अनिवार्य विषय है और इसके तहत आज हम लोग देख रहे हैं यातायात खंड को। इसके पहले हम लोग इसके सभी थीम्स को देखते आए हैं। हम जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम पर चर्चा की गई है। पहली थीम जो है वह परिवार एवं पड़ोस, दूसरा भोजन, तीसरा जल, चौथा आश्रय, पांचवा यातायात और छठा होगा आपका चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यातायात टॉपिक को। यातायात टॉपिक से देखिए पिछले वर्षों में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। यातायात आवागमन का एक प्रमुख साधन माना जाता है। यातायात का अर्थ हो गया ट्रैफिक, ट्रैवलिंग। इसके माध्यम से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर सकता है। यातायात के अंतर्गत सामान्य यात्रा के साथ ही परिवहन को भी सम्मिलित किया जाता है। यातायात एवं परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग की चर्चा करते हैं तो यातायात साधनों के रूप में सड़क मार्ग का विशेष योगदान है। किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में सड़क मार्गें जो होती हैं वह आपको देश के, राष्ट्र के, समाज के विकास में एक बहुत बड़ा प्रगति का योगदान देती हैं। किसी भी निकटस्थ गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग ही एकमात्र प्रासंगिक साधन माना जाता है। अब आपको अपने घर से निकल करके अपने बगल के चौक तक जाना हो तो वहाँ तक जाने के लिए आप सड़क मार्ग का ही उपयोग करेंगे, ना कि रेल मार्ग का उपयोग करेंगे, ना ही जल मार्ग का उपयोग करेंगे। सड़कें पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की होती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी होती हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी कि सबवे कहा जाता है। बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग हैं, यानी NH और SH। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। भारत में सड़कों की इस पेज में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, अगले पेज से देख लीजिए। यहाँ से हाँ, निर्माण नवीनतम है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें भिन्न 6 वर्गों में बांटा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, देखिए इससे क्वेश्चन बनता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा रोड जो आपको दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ता है, यानी कि दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। यह 6 लेन वाली महानगर राजमार्ग सड़क परियोजना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कौन बनाता है राष्ट्रीय राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा भी इसी का एक विशेष भाग है। पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर को और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये सभी पॉइंट पूछे जाते हैं कि पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल PWD, सुने होंगे PWD डिपार्टमेंट, सेंट्रल PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। राज्य राजमार्ग, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। जैसे यदि आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड के रांची राजधानी को अन्य जिलों से जोड़ने के लिए जो सड़कें हैं वो राज्य राजमार्ग कहलाएंगी। राज्य राजमार्ग जान लिए, ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। इनका निर्माण किससे होता है?
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो था सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जिला मार्ग, ये सड़कें जिला के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। मान लीजिए जब रांची के अंदर में ही रह रहे हैं तो रांची के अंदर में जो यहाँ का जिला समाहरणालय हो गया यानी जिला मुख्यालय डीसी ऑफिस, यहाँ से अलग अलग इलाकों को जैसे हटिया को जोड़ने के लिए, धुरवा को जोड़ने के लिए, डोरंडा को जोड़ने के लिए जो रोड है, ये अंदर में जो सड़कें चल रही हैं वो जिला मार्ग कहलाएंगी। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायी तो जिला परिषद का होता है। जिला परिषद आप लोग समझ रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना याद रखिए, गांवों में जो सड़कें, ढलाई सड़कें, पीसीसी रोड आप लोग समझ रहे होंगे, इनका निर्माण किस योजना के तहत होता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उसी तरह ग्राम में अगर बिजली भी पहुंचाई जाती है उसके लिए भी है प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, पहले राजीव गांधी के नाम पर थी। सीमांत सड़कें, उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन BRO, देखिए बॉर्डर के आधार पर, इंडिया के बॉर्डर पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उनको बनाने का काम सीमा सड़क संगठन यानी BRO का होता है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। इनकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। सड़क परिवहन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44 जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। इसे NH-966B NH-47 का नवीन नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार 3 किलोमीटर कुडानूर से विलिंगटन द्वीप तक है। भारत का सबसे प्राचीन सड़क मार्ग शेरशाह सूरी मार्ग है जिसको कि ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। NH-1, NH-2 और NH-91 को मिलाकर यह बनती है। ग्रैंड ट्रंक रोड में 3 NH है, NH-1, NH-2 और NH-91। यह कोलकाता से अमृतसर तक खींची गई है। दरअसल यह लाहौर तक है, लेकिन बंटवारे के बाद अमृतसर से लाहौर वाली सड़क अब पाकिस्तान के हिस्से में आती है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। लद्दाख के ज़्यादातर लोग ट्रॉली का उपयोग करते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल पटना में स्थित है। अभी हाल में ही एक सेतु पुल और उद्घाटन हुआ है, भूपेन हजारिका पुल। यह आपको असम में है। वर्तमान में सबसे लंबा पुल वहाँ है। आगे देखिए, भारत का मानचित्र राज्य और राजधानियों के आधार पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थल है। उन स्थलों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि सड़कों का मार्ग किस प्रकार बिछा हुआ होगा। देखिए ये है, इसमें आपको दिखाई गई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ है, जो बड़ी डॉटेड लाइन है। छोटी छोटी लाइनें राज्य सीमा को दिखाती हैं। उसके बाद देश की राजधानी और राज्य की राजधानी। चलिए ये हो गया। आगे आते हैं। उपरोक्त मानचित्र में दिए गए विवरण के आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि किस राज्य की सीमा किससे मिलती है और कौन किसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में स्थित है। ये जानना ज़्यादा जरूरी है। उपरोक्त मानचित्र के द्वारा हमें यह भी ज्ञात होता है कि किसी शहर से सड़क व रेल मार्ग किस द्वारा किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो वह किस दिशा में पड़ेगा और उन दोनों के बीच कौन कौन से शहर आएंगे तथा किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अवस्थित है। मानचित्र के द्वारा हमें किसी स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति की समुचित जानकारी हासिल होती है। भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए ये पुराने समय में था, अभी यह बदलाव हो चुका है। अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपने पड़ोस में पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान,
बांग्लादेश, म्यांमार और चीन जैसे देशों से स्थलीय तथा श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों से समुद्री सीमा से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो गई आपको? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। 7 आपको स्थलीय सीमा से जुड़ने वाले और 2 आपको जलीय सीमा से जुड़ने वाले। आगे देखते हैं, रेल मार्ग की बात कर लेते हैं। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च से लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता की। बाद में डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। इसकी शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। पहली ट्रेन जो चली थी ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था और 34 किलोमीटर की यह डिस्टेंस थी मुंबई से ठाणे के बीच। सबसे पहला स्टेशन मुंबई स्टेशन, जिसे बीटी स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब वर्तमान में उसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। भारतीय रेलवे की अर्थव्यवस्था उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल जोनों में संकलित किया गया है। रांची किस रेल जोन के अंतर्गत आता है? रांची कोलकाता रेल जोन के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर यानी कि 1.3 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग यदि पूछा जाए तो डिब्रूगढ़ आसाम से लेकर के कन्याकुमारी के मध्य स्थित है, जिसकी लंबाई 4286 किलोमीटर है। इन 2 महत्वपूर्ण स्टेशनों को विवेक एक्सप्रेस के द्वारा जोड़ा जाता है। टिकट एवं समय सारणी। विभिन्न परिवहन के साधनों से हम सफ़र करने के लिए यात्री को टिकट लेना पड़ता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत बार बनता है कि रेल टिकट जो आप देख रहे हैं ना, उस टिकट में क्या क्या लिखा रहेगा। ये टिकट 2 प्रकार के होते हैं, आरक्षित और अनारक्षित, यानी कि रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड। आरक्षित टिकट में यात्रा संबंधी विवरण लिखा होता है, यानी आरक्षण किया हुआ टिकट, रिजर्वेशन किया हुआ टिकट, जिसके उदाहरण है यात्री की तिथि। ये देखिए, एक आरक्षित टिकट में क्या क्या लिखा रहेगा? यात्री की तिथि, समय, आरक्षण की तिथि, समय, परिवहन संबंधी साधन का नाम व संख्या, यानी कि रेलगाड़ी का नाम, रेलगाड़ी का संख्या, पीएनआर संख्या। उसके बाद आपको यात्रा प्रारंभ हुए समाप्त करने का समय और दिनांक, यात्रा के प्रारंभिक व गंतव्य स्थानों के बीच की दूरी, यात्रियों के लिंग व आयु, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या, यात्रा की श्रेणी, क्या फर्स्ट क्लास श्रेणी में है, सेकंड क्लास श्रेणी में है, कोच संख्या, बर्थ संख्या, सीट की संख्या, टूल का किराया, आरक्षण शुल्क के साथ। रेलवे एवं उनसे संबंधित कुछ तथ्य। कोंकण रेलवे मुंबई से मैंगलोर के बीच चलती है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इस मार्ग पर सैकड़ों पुल व सुरंगें हैं। यानी कि किस मार्ग में सबसे ज़्यादा पुल व सुरंग आती है? तो कोंकण रेलवे में। जम्मू बारामूला रेल मार्ग की लंबाई 342 किलोमीटर है, जिसके प्रमुख स्टेशन हैं उधमपुरा, कटरा, काजीगुंड, श्रीनगर एवं बारामूला। देखिए, ये सब इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। माउंटेन रेलवे भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित की जाती है। इनको टॉय ट्रेन भी कहते हैं। जो टॉय ट्रेन होते हैं ये कहाँ चलते हैं? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और कांगड़ा घाटी रेलवे। मेट्रो रेलवे प्रणाली की शुरुआत दिल्ली में हुई सर्वप्रथम। दिल्ली में इसकी शुरुआत कोलकाता, मेट्रो रेलवे प्रणाली की शुरुआत कोलकाता से हुई है। दिल्ली में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को हुई। मोनो रेल मुंबई में चलती है। अनारक्षित समय सारणी में निम्न जानकारियाँ मिलती हैं। देखिए, अनारक्षित टिकट जो रहेंगे, यानी कि अनरिजर्व्ड, उसमें क्या क्या रहेगा? परिवहन रूट का विवरण रहेगा कि गाड़ी किस रास्ते से जाने वाली है, जगह, स्टेशनों के बीच की दूरी, कि कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हैं उन दोनों के बीच की दूरी क्या है,
यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशन, वहाँ पहुँचने का निर्धारित समय एवं वहाँ से वापसी होने का निर्धारित समय। जल मार्ग की बात कर लेते हैं अब। हमने रेल मार्ग देख लिया। जल मार्ग, देखिए वैसे तो भारत के अंदर में जल मार्ग उतना अधिक नहीं है। लंबी दूरी तक भारी सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग, वाटरवेज सबसे सस्ता साधन है। समुद्री मार्ग से दूसरे देशों में जाने के लिए इस मार्ग के द्वारा हम भारी भारी और अधिक मात्रा में सामान को सस्ते साधन के रूप में पहुंचा सकते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। अब अंतर्देशीय जलमार्ग की बात करें तो इसका प्रयोग देश के अंदर व्यापार आदि के लिए किया जाता है। इसमें ऐसी नहरें, झीलें और नदियाँ सम्मिलित हैं जो नौगम्य हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण हैं, इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी, सदिया से घुबरी ब्रह्मपुत्रा नदी, कोल्लम से कोटापुरम केरल में, और तालचर से पारादीप ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में, लखीमपुर से भागा बराक नदी, काकीनाडा से पुदुचेरी। उपरोक्त सभी को राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग की संज्ञा दी गई है। पता है आपको, अभी हाल में ही इलाहाबाद से निकल करके हल्दिया तक का अंतर्देशीय जलमार्ग जोड़ा गया है, जो आपको साहेबगंज झारखंड से होते हुए पार करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, इनका प्रयोग सदैव दो देशों के बीच व्यापार के लिए किया जाता है। ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्तन के नाम निम्नलिखित हैं कि कांडला, कांडला कहाँ पर है? गुजरात में, कांडला पोर्ट। नहावाशेवा मुंबई, मार्मागाओ गोवा, न्यू मंगलौर कर्नाटक, कोच्चि केरल, तुतिकोरिन तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा, हल्दिया कोलकाता सहायक बंदरगाह वेस्ट बंगाल। देखिए भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। केरल के लोग, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है? सतलज नदी के ऊपर बैठी हुई है राजस्थान में। अगला है कि केरल के लोग वहाँ के लैगून में परिवहन के लिए वलम एवं फेरी नामक छोटी नाव का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला कि वलम एवं फेरी नामक छोटी नाव का प्रयोग किस राज्य के लोग करते हैं? तो केरल के लोग। लैगून क्या है? तो ये एक झील है। लैगून झील का निर्माण हो जाता है जब कोई उल्का पिंड जमीन पर टकराती है, गिरती है, तो उसके गड्ढे से जो झील का निर्माण होता है, उस झील को लैगून झील कहा जाता है। महाराष्ट्र में लोनार नामक झील है। चलिए वायु मार्ग की बात करें तो 20वीं सदी के प्रारंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा है। इसकी सेवा दुर्गम क्षेत्रों में भी ली जाती है। वर्ष 1911 में वायु परिवहन का प्रारंभ किया गया, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा के रूप में प्रारंभ हुआ था। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1953 में हुआ। भारत में कब वायु परिवहन शुरुआत हुआ? 1953 में। प्रारंभिक समय में एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय एवं इंडियन एयरलाइंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों की हवाई सेवा उपलब्ध कराते थे। देखिए ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एयर इंडिया किससे रिलेटेड है? अंतर्राष्ट्रीय, और इंडियन एयरलाइंस घरेलू। लेकिन इन दोनों के विलय को संयुक्त रूप से एयर इंडिया कहा जाता है अब, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके अलावा कुछ निजी कंपनियां भी वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे जेट, इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया आदि, ये लोग भी चलती हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो हेलीकॉप्टर सेवा जो है ना हमारे देश में जो देती है वह पवन हंस। अब पहली बात है यहाँ क्वेश्चन पूछने लायक कि हवाई जहाज की खोज किसने की? तो विलियम राइट, ओलिवर राइट, यानी कि राइट ब्रदर्स के नाम आते हैं। आप लोगों के लिए सवाल है कि हेलीकॉप्टर की खोज किसने की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
आगे देखते हैं, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दमदम हवाई अड्डा कोलकाता में, मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। देखिए, अबू धाबी की यात्रा। अबू धाबी के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी है, जो मध्य पूर्व एशिया में अवस्थित है। यह पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक देश है। इस देश की मुद्रा दिरहम है। ये सारे क्वेश्चन जो बोले जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं पर भी किसी का राजधानी पूछ सकता है, वहाँ कौन सी मुद्रा उपयोग की जाती है। अब ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सारे विषय सामग्री का वर्णन आपको देखने को मिलेगा 5वीं कक्षा की पुस्तक में, चौथी कक्षा की पुस्तक में, तीसरी कक्षा के 5वीं और चौथी कक्षा की पुस्तक में बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ जल का महत्व पेट्रोलियम से भी अधिक है। इसके पीछे प्रमुख कारण है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जहाँ पेट्रोलियम आसानी से मिल जाता है लेकिन जल दुर्लभ होता है। यहाँ धूल भरी तेज हवाएं भी चलती हैं। यहाँ खजूर के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं। यहाँ के भवन ऊंचे होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थार भी एक शुष्क एवं गर्म मरुस्थल है, जहाँ जल की उपलब्धता बहुत ही कठिनाई से होती है। लद्दाख जैसे स्थान पर भारत के शीत मरुस्थल पाए जाते हैं, जहाँ शुष्कता अपने चरम पर होती है, जिसमें हवा में नमी नहीं के बराबर होती है। इन दोनों शुष्क प्रदेशों में बारिश भी काफ़ी कम होती है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। यातायात की शुरुआत हुई तो पर्यटन को जानना जरूरी है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या खाली समय में आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। यह यात्रा मनोरंजन, व्यापार, अन्य उद्देश्यों से की जाती है। इसके अंतर्गत पर्यटन के कुछ अन्य प्रकार भी सम्मिलित हुए हैं, जो कि निम्नलिखित है। इको टूरिज्म, यानी कि इको टूरिज्म मुख्यतः दो शब्दों इको और टूरिज्म से मिलकर बना है, जिसका साधारण अर्थ पर्यावरणीय सामाजिक लाभ को पर्यटन के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कराना है। इससे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। इको टूरिज्म में मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि लोग इको टूरिज्म कहने का मतलब कि पर्यावरण को घूमने जा रहे हैं, वन जीव अभयारण्य को घूमने जा रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान को घूमने जा रहे हैं। वर्तमान में देश के भूभाग पर 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं और भारत में जैव विविधता को संरक्षित व समृद्ध करने में इन उद्यानों की काफ़ी भूमिका महत्वपूर्ण है। सरिस्का, रणथंभौर, पेंच, पंचमढ़ी आदि कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो देश की हरित विरासत को संभाले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग एक खेल या शौक या पेशा के रूप में है, जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा, आरोहण, चढ़ाई, पर्वत शिखर, ये सब किया जाता है। जैसे पर्वतारोहण की शुरुआत अविजित पर्वत शिखरों पर माने कि लक्ष्य पाने के लिए, वहाँ पर पहुँचने, सफलता पाने के लिए महत्वाकांक्षा से शुरू हुई थी। पर्वतारोहण की कई विधियाँ प्रचलित हैं, जिसमें अभियान, चढ़ाई और अल्पाइन पद्धति प्रमुख है। पर्वतारोही अपने सामान और खाने को ढोने के लिए कूलियों, भारवाहक पशुओं व रसोइयों आदि का प्रयोग करते हैं। पर्वतारोही एक दल के साथ चलते हैं। वह विभिन्न शिविरों में ठहरते हुए ऊपर पहुँचते हैं। शिविरों के बीच आने जाने के लिए रस्सी का प्रयोग करते हैं। पर्वतारोही लंबे समय तक अभियान में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे का विशेष ख्याल रखते हैं। ये कृत्रिम ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं। माउंटेन एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंटेन एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इस चोटी पर पर्वतारोहियों का दल आरोहण या चढ़ाई करता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलोगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे थे।
अंतरिक्ष भ्रमण की बात की जाए, अब यात्रा करते हुए व्यक्ति अंतरिक्ष भी जाना चाहता है। आपने अभी एलन मस्क का नाम सुना होगा। एलन मस्क एक ऐसे रॉकेट बना रहे हैं जिससे वो अंतरिक्ष में यात्री लोग को ले जाएंगे यात्रा कराने के लिए। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न समय पर अंतरिक्ष भ्रमण करने का कार्य किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है, जिन्होंने वर्ष 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। इनसे पहले यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष का भ्रमण किया था, लेकिन वह अंतरिक्ष में यान से बाहर नहीं निकले थे। वर्ष 2003 में भारतीय अमेरिका की महिला कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष का भ्रमण किया, लेकिन वापस लौटते समय कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हो गई। किस वर्ष हुई? 2003 में हुई। वर्ष 2007 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाई और अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। याद रखिए, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड किनका है? सुनीता विलियम्स। उल्काश्म, ये छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो धूल व गैस से बने होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय वायुमंडलीय घर्षण से जलकर राख हो जाते हैं। इनको ही उल्काश्म या टूटता हुआ तारा कहते हैं। अंतरिक्ष में जल के बुलबुले के रूप में होता है जो हवा में तैरते रहते हैं। इनका उपयोग चेहरा साफ करने के लिए किया जाता है। जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना आकाश में, तो उन लोग अपना चेहरा साफ करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। पानी के बुलबुले को पकड़कर चेहरा गीला करते हैं, बाद में साफ कर लिया जाता है। अंतरिक्ष में कागज आदि को सामान्य रूप में नहीं रखा जाता है, अपितु अंतरिक्ष यान की दीवार पर चिपका कर रखा जाता है। चंद्रमा अब इसके पीछे क्या कारण बता दे रहे हैं। अगर आप ऐसे ही रखिएगा तो वो चीज़ें उड़ने लगेंगी इधर उधर। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। इसकी सतह का बहुत कम भाग समतल है, कहीं पर गहरे ज्वालामुखी और कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्थित है। चंद्रमा पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले गुरुत्व का 1/6 भाग गुरुत्व पाया जाता है। मतलब क्या है, समझिए कि यदि आप पृथ्वी पर 42 किलो के हैं, तो यदि आप चंद्रमा पर जाते हैं तो आपका भार 1/6 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्व बल 1/6 है। तो 42 अगर आप यहाँ धरती पर हैं, तो जब आप चंद्रमा पर जाएंगे तो 6 से भाग दे दीजिए, 7 किलो के हो जाएंगे। अतः चंद्रमा पर गुरुत्व गुरुत्व तो है परंतु पानी नहीं है। विभिन्न यात्रियों की बात की जाए, भारत प्राचीन काल से ही विदेशी यात्रियों का आगमन होता रहा है, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया और इसके विषय में विवरण दिए। ऐसा ही कुछ यात्रियों का विवरण निम्नलिखित है। मेगास्थनीज, यह राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी और इसमें इन्होंने भारतीय समाज के विषय में बताया है। मेगास्थनीज यूनानी यात्री थे। फाहियान, यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था और चीनी बौद्ध भिक्षु था। फाहियान ने तत्कालीन भारतीय समाज, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बताया है। वेन सांग या हर्षवर्धन के समय में आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन किया। यह चीनी मूल का बौद्ध भिक्षु था। इसकी पुस्तक का नाम सी यू की है। इसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे हैं। और अल बेरूनी का नाम आता है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यह मूल रूप से उज्बेकिस्तान का निवासी था। इसकी प्रमुख पुस्तकों में तहकीक-ए-हिंद व किताब-उल-हिंद सम्मिलित है। अपनी पुस्तक में इन्होंने भारत के तालाबों के विषय में खासकर बताया है। इब्ने बतूता, यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। यह अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। इसे काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम रेहला है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने वर्ष 1498 में भारत की धरती पर नए समुद्री मार्ग के द्वारा कदम रखा। डुआर्टे, बारबोसा और डोमिंगो पायस, ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे जो दक्षिण के विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो ऊर्जा के कई स्रोत हैं।
जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सूर्य, पवन, जल आदि। ये वे स्रोत हैं जिसमें हमें जिन्हें हमें लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय व अनवीकरणीय, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में विभक्त किया गया है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे कोयला, यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसका निर्माण पृथ्वी की भूपर्पटी में वनस्पतियों के दबने से होता है। इसका मुख्य घटक कार्बन है। इसका उपयोग ताप घरों में बिजली उत्पादन, कोलतार आदि के निर्माण में होता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड कोयला उत्पादक राज्य है। पेट्रोलियम, यह भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसका प्रयोग पृथ्वी के अंदर वनस्पतियों एवं जंतुओं के दबने से होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोयला का निर्माण न वनस्पतियों से होता है, पेड़ पौधों से होता है, और पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं दोनों के दबने से होता है। देखिए कोयला जो है पेड़ पौधों से बनता है और पेट्रोल जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से बनता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के साथ साथ प्लास्टिक, डामर और पेंट व ड्राई क्लीनिंग के में भी किया जाता है। यह प्रारंभिक रूप से गाढ़े रंग का बदबूदार काला होता है। देखिए कोयला को काला हीरा कहा जाता है और पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है। इसके कई उत्पाद हैं जैसे मोम, स्नेहक, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और गैस आदि। प्राकृतिक गैस यानी एनजी की बात करें तो नेचुरल गैस, तेल के कुओं में भी प्रायः प्राकृतिक गैस निकलती है। इसका मुख्य संगठन है मीथेन गैस। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र है CH4। इसके निम्न दो रूप होते हैं, द्रविड़ पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि हम लोग घर में जलाते हैं। इसका मुख्य संगठक ब्यूटेन होता है और प्रोपेन भी होता है। ये रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। इसके रिसाव का पता करने के लिए इसमें एथिल मरकेप्टन नामक यौगिक मिलाया जाता है जिसकी वजह से इसका गंध पता चलता है। एथिल मरकेप्टन संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होना चाहिए। यह अति उच्च दाब पर बनाने के परिणाम स्वरूप बनती है। इसका मुख्य संगठक मीथेन गैस होता है। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जल विद्युत की बात की जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नदियों के जल को बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद जल को ऊंचाई से गिराकर इसके दाब की सहायता से टरबाइन चलाया जाता है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। आज इस प्रणाली का विकास लगभग विश्व के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण संतुलन एवं पुनर्वास की समस्या भी आती है। पुनर्वास मतलब कि जहाँ डैम बनेगा वहाँ से लोगों को विस्थापित किया जाएगा। अब पर्यावरण की भी कुछ कुछ समस्याएं आती हैं तो पूछा जाता है आपको कि किससे पर्यावरण दिक्कत होगा, तो जल डैम बनने से। अब कैसे होगा पर्यावरण संतुलन, आपको बताते हैं। यदि जिस तरफ आप डैम बनाएंगे तो एक तरफ से पानी का बहाव को रोकेंगे, पानी जमा करेंगे, जिधर पानी जाना रुकेगा उधर सूखा हो जाएगा। सौर ऊर्जा, सौर सेलों के द्वारा सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन की गति से टरबाइन को गतिशील बनाकर जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे पवन ऊर्जा की संज्ञा दी जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां पवन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है वहां से विद्युत आसानी से प्राप्त हो जाती है। डेनमार्क देश जैसे देश में यहाँ बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाती है क्योंकि वहाँ बिजली का निर्माण पवन ऊर्जा के द्वारा होता है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल पावर से एनर्जी बनाना। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के स्रोतों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग खाना बनाने व बिजली बनाने आदि में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण व कश्मीर की पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, यह मुख्यतः समुद्र में आए ज्वार भाटे के कारण जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने के दौरान टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है।
यह प्रदूषण मुक्त और परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस की बात की जाए, यह जैव अवशिष्टों जैसे गोबर व घरेलू अपशिष्टों से बनाई जाती है। यह अपघटन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। इसे मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन गैसें निकलती हैं। इनका प्रमुख उपयोग खाना बनाने में होता है। 10वीं कक्षा में इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है और इसका ज़्यादातर उपयोग हमारे भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के इलाकों में अधिक देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम और थोरियम धातुओं के विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन होता है। इसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत माना जाता है। झारखंड के जमशेदपुर का जादूगोड़ा यूरेनियम का सबसे बड़ा खान माना जाता है और यूरेनियम को संभावित संसाधन के रूप में लद्दाख में देखा जाता है। बायोडीजल की बात की जाए तो बायोडीजल यह करकास, पोंगोमिया और जट्रोफा, रतनजोत आदि के बीजों से प्राप्त किया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। देखिए, पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। वायु प्रदूषण की बात की जाए तो वायु में हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे वायु की गुणात्मकता घट जाती है, वायु प्रदूषण कहलाता है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। मशीनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। वायु प्रदूषण के कारक, वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन है? प्रायः उनको वायु प्रदूषण के कारकों में सम्मिलित किया जाता है जिनसे प्रत्यक्ष वायु प्रदूषित होती है। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं कि जंगल में आग से, धूल भरी आंधियों और ज्वालामुखी के विस्फोट आदि से, वाहनों, कारखानों से निकलने वाले धुएं आदि से। इसमें मुख्यतया कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें मिल जाती हैं। आगे पढ़ लेते हैं कि धूम्रपान एवं लकड़ी के ईंधनों के रूप में जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है। फ्रिज, एयर कंडीशन, इनसे कौन सी गैस निकलती है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वनोन्मूलन, शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण की वायु भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जानते हैं CFC गैस हमारे वायुमंडल के ओजोन की परत को छेद कर देता है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के अंदर आसानी से पहुंच जाती है। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, प्रदूषण से बचाव के कई उपाय हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके, LPG और CNG गैसों के उपयोग को बढ़ावा देकर, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी व उपले आदि का ईंधन के रूप में कम से कम प्रयोग करके, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस आदि के प्रयोग को बढ़ावा देकर, रिक्शा व ई-रिक्शा जैसे परिवहनों के प्रयोग को बल देकर। तो इस प्रकार हमने आज देखा पर्यावरण अध्ययन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम था यातायात। कल हम अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।